ऑब्जर्वेशन मेथड स्टिल, अगर उसके पास ऐसी कोई इन्वायरमेंट है जहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जैसे कोई अकेडमी हो सकती है, ट्यूशन सेंटर हो सकता है उसके घर के पास, या उसके अपने पास बच्चे आते हैं, तो वो उनको ऑब्जर्व कर सकता है, यानी नोट कर सकता है उन चीज़ों को जो बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी खास टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं बच्चों की, तो डेफिनेटली वी कैन स्टिल, बट एक्चुअली दिस वर्क इज़ मोस्टली डन इन द फील्ड और इन पर्टिकुलर इन द स्कूल्स, ठीक है, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हम बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को और बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं या टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो अपने सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अगर पॉसिबल है करें, अगर नहीं है तो फिर हमें लामहला क्वालिटेटिव सर्च की तरफ आना पड़ेगा, दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जो कि इंटरव्यू है। तो हम इंटरव्यू कर सकते हैं उन बच्चों का, उन चिल्ड्रन का जो 5 ग्रेड में है, 6 ग्रेड में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, जिन भी बच्चों से अपना डाटा लेना है, तो हम एक इंटरव्यू स्केड्यूल बना के उनके इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करेंगे अपने मोबाइल पे। वो बच्चे यानी वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद हम उन क्वेश्चंस पे उनके जो भी आंसर्स आते हैं उसको हम अपने टॉपिक से रिलेटेड उनको हम उनके सब थीम्स जो होते हैं, जो थीम्स हमारे होते हैं उसके फर्दर सब थीम्स होते हैं, वो निकालते हैं, उसको फिर रिपोर्ट करते हैं कितने परसेंट इस चीज़ से एग्री करते हैं, कितने डिसएग्री करते हैं, कितने इस बात से मुतफिक हैं, गैर मुतफिक है, वाट एवर। उसके बाद फिर हम उसको एनालिसिस फॉर्म में रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लेके आते हैं। तो आज थोड़ा सा हम क्वालिटेटिव सर्च के हवाले से देख रहे हैं। दूसरा जो इसका मेथड है, यानी क्वालिटेटिव सर्च को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें हम जो डाटा है वो नरेटिव फॉर्म में लेते हैं। नरेटिव फॉर्म का मतलब समझते होंगे, नरेशन का मतलब कि राइटिंग, यानी नरेशन हो, बयानिया जिसे हम कहते हैं, यानी वर्ड्स फॉर्म में हो रादर देन इन नंबर्स। तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में या क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो डाटा आता है वो क्वांटिटेटिव होता है, जबकि क्वालिटेटिव फॉर्म में हम वर्ड्स के साथ डील करते हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो, दोनों फॉर्मेट हो सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्म में हम क्वालिटी रिसर्च कर रहे होते हैं। और इसमें इसकी जो डेफिनेशन है क्वालिटी रिसर्च की, दैट द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना इन नेचुरल rather than experimental setting, giving due emphasis to the meaning, experiences and views of the participant। तो इसमें हम ज़्यादा, हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है कि हम इसमें एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो हमारा सैंपल होता है, जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर जिनका भी हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जिनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके जो जो एक्टिविटीज़ हैं पार्टिकुलरली रियल टाइम में, उनको हम देखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, या वो जो व्यूज़ शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज़, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्वालिटेटिव सर्च डिस्क्राइब और आंसर क्वेश्चंस अबाउट पार्टिकुलर लोकलाइज्ड ऑकरेंसेस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम जो पार्टिसिपेंट है उसके उसके जो व्यूज़ हैं, वट एवर ही इज़ थिंकिंग और हैविंग सॉर्ट ऑफ इन हिज और हर माइंड, उसको हम फोकस कर रहे होते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह की एक्सपीरियंसेस जो है उसकी रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं उन क्वेश्चंस पे जो हमने अपने माइंड में या एज ए रिसर्चर हमने सेट किए होते हैं। यहाँ पे हम देखें, अगर सेकंड जो बेटा स्लाइड है उसकी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, तो सेकंड जो स्लाइड है उसमें हम देख सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च में मेजर डिफरेंस क्या है। ये भी ओपन हो रही है आपके पास। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है दैट इज मेनली कंसर्न्ड और हैव अ सेंटर ऑन फिनोमिनोलॉजी एंड कंप्रीहेंशन, एक्सप्लोरेटरी, इंडक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, नेचुरल ऑब्जर्वेशन विद और कंट्रोल। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा जो हमारा फोकस होता है वो फिनोमिनोलॉजी पे होता है, कि हम फिनोमिना को स्टडी कर रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे होते हैं और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी होती है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव होती है जिसमें हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स को फॉलो अप करते हैं, उसके बाद हम उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में होती है, जो कि इन वर्ड फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आती हैं, और करंट जो इश्यूज होते हैं उनके साथ ज़्यादा डील करती हैं, या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है। और इसमें फिर नेचुरल ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं, जैसे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन में होता है। जबकि जो क्वान्टिटिव रिसर्च है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम प्रोबेबिलिस्टिक इंडक्शन ऑफ लॉजिक, जिसका जो ताल्लुक है वो हम प्रोबेबिलिटी बेस पे जाते हैं, जिसमें हम इंडक्शन करते हैं, यानी पहले हम अपने रूल्स को या अपने प्रिंसिपल्स को सामने रखते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। और कंफर्मेटरी होता है, इन्फ्रेंशियल होता है, डिडक्टिव होता है। तो ये चीज़ें कंफर्म कर रही होती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सम थ्योरी, कि कोई थ्योरी जो है वो कंफर्मेटरी है, उसकी थ्योरी को कंफर्म करती है। या इन्फ्रेंशियल होती है जो फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर रही होती है, या डिडक्टिव होती है जो रिड्यूस कर रही होती है रिजल्ट्स को। और कंट्रोल्ड एंड
पेनिट्रेटिंग मेडिटेशन, तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है, इसमें हम वेरिएबल्स को समटाइम जो हमारे कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं या आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होता है उसके हवाले से हम देखते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी करते हैं और उसको यानी एक्सपेरिमेंट के तौर पे परफॉर्म करते हैं। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसमें हमने जो बेसिक काम करना है उसमें हमारा ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। हम जब क्वालिटेटिव सर्च करते हैं, बेसिकली हमने बेटा करना ही क्वालिटेटिव सर्च है, क्योंकि क्वालिटेटिव सर्च इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट जल्दी हो जाती है, ये ज़रा माइंड में रखिएगा। क्योंकि हमने जो डाटा लेना होता है चंद एक पार्टिसिपेंट से लेना होता है और उसके बाद हम उसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव सर्च में अगर आप डिस्क्रिप्टिवली देखें तो आपको हंड्रेड्स ऑफ यानी पार्टिसिपेंट्स चाहिए या सैम्पल चाहिए जिससे आपने डाटा लेना है, और क्वेश्चनर चाहिए, और उसके बाद फिर आपसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर उसमें आप सैम्पलिंग करेंगे, पहले यानी उसकी पायलटिंग करेंगे, पायलटिंग के बाद आप उसके जो भी टूल वैलिडेशन है वो करेंगे, और उसके बाद फिर जाके फील्ड में डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इट्स टाइम टेकिंग एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है, कम लोगों से डाटा लेना होता है, तो इसलिए हमारे जो एक्शन सर्च है इसमें ये जो मेथड है इस वक्त वो ज़्यादा फिट आ रहा है कि हम डाटा अगर क्वालिटेटिवली ले लें थ्रू क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू तो ज़्यादा आसान है। तो डाटा सोर्सेज आर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, जैसे मैंने कहा है कि हमारे जो भी टॉपिक्स होंगे उनका ताल्लुक आपके रियल रियल लाइफ से होगा, और डाटा डिस्क्रिप्टिव यानी इन रिटन फॉर्म होगा या इन ओरल होगा, लेकिन वर्ड्स में होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। जैसे आप एक कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। आपको बेटा आवाज़ आ रही है सबको? आपको आवाज़ आ रही है सबको? ओके। तो डाटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, नरेशन में होगा, जैसे आप बुक पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, वो सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा है। ऐसे ही आप अगर किसी से बात करते हैं, जैसे मैं भी आपसे लेक्चरिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो लेक्चर है ये डिस्क्रिप्टिव है बेसिकली। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सर की कौन सी बातें ठीक हैं, कौन सी गलत हैं, किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत हैं, किस हद तक हमारे म्यार के मुताबिक है, किस हद तक हमारे म्यार के मुताबिक नहीं है। ऐसे दूसरे को लोगों को जब हम फीडबैक लेते हैं थ्रू थ्रू सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू स्केजुअल, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जिन वेरिएबल्स में हम फीडबैक ले रहे हैं तो किस हद तक लोग उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और किन किन थीम्स पे या किन किन टॉपिक्स को वो इसमें यानी एडअप कर रहे हैं। तो एम्फोसाइज अ होलिस्टिक अप्रोच, और इसमें जो बेटा प्रोसेस होता है वो होलिस्टिक होता है, यानी ओवरऑल प्रोसेस को देखा जाता है, ओवरऑल चीज़ों को देखा जाता है, ओवरऑल डाटा को देखा जाता है। डाटा एनालिसिस इंडक्टिव, तो डाटा जो आपका इंड्यूस होता है, चूँकि इसमें से आप चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। और हम देखिए रिसर्चर जो होता है न्यूट्रल होता है, उसे इसी चीज़ से कोई मकसद कोई मसला नहीं है, ही और शी हैज़ नो प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट के वो क्या कह रहा है, वॉट एवर ही सेइंग। जो भी वो कह रहा है हमें एज इट इज़ उसको बेटा तस्लीम करना पड़ता है। मुसीबत ये है कि अगर वो कह रहा है कि चीज़ें ठीक है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है चीज़ें ठीक है, अगर वो कहता है चीज़ें ख़राब है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है चीज़ें ख़राब है। क्योंकि हम लोग रिसर्चर है, हमारा काम रिसर्च करके रिपोर्ट करना है। और जब हम उस चीज़ को जब रिसर्चिंग फॉर्मेट में चले जाते हैं यानी रिसर्च प्रोसेस में, तो उसमें हम जस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं उससे उससे न्यूट्रल वे में, बगैर किसी थ्रेट के, बगैर किसी उसे इस तरह से यानी आप उसे नहीं करेंगे खुद से कन्विंस कि ये चीज़ ठीक है तो आपने अच्छे कमेंट्स देने हैं। तो ये ऐसा नहीं हम कभी भी करेंगे। हम उनसे हमेशा नेचुरल वे में उनसे बात करेंगे, और चाहे उर्दू में करें चाहे इंग्लिश में करें। अगर रिक्वायरमेंट इंग्लिश की है तो उसको फिर ट्रांसक्राइब किया जाता है इंग्लिश टू उर्दू वर्ड, यानी इसको ट्रांसलेशन होती है, जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो एनी हाउ आप उसको कभी भी पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, खुद कभी इन्वॉल्व होंगे, इन द सेंस कि कभी अपनी मर्जी के रिजल्ट्स नहीं हम चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस हैं, शुरू में बात हुई, जो एक्सपीरियंसेस हैं पार्टिसिपेंट के, वो हम चाहते हैं कि जानना कि वो उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन सी अवेलेबल नहीं है, क्या वो जो भी हम चीज़ें मेजर कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट को हम मेजर कर रहे हैं, उस चीज़ को वो स्टडी कर रहे हैं, या उनके अंदर वो चीज़ डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, उस किस वजह से हो रही है, वो किस वजह से नहीं हो रही है, ये पार्टिसिपेंट जानता है, वो खुद ही इस चीज़ में हमें गाइड करेगा। हम सिर्फ उसके जो क्वेश्चन हैं उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, और या लिख लेंगे, या फिर उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद जब वो सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसको नोट कर लेंगे, उसको उसके हर क्वेश्चन के गेस हर जो भी हमारा पार्टिसिपेंट होगा उसके हर हर बात को एक वर्ड को लिख लेंगे, और उसमें से देखेंगे कि इसमें से किन किन बातों को अखज़ किया जा सकता है, किन किन को
किन किन को एज अ सब थीम देखा जा सकता है, एज अ सब टॉपिक देखा जा सकता है, उसको फिर हम उसका और उसकी क्या फ्रिक्वेंसी वो हम नोट कर लें, एनालिसिस फॉर्मेट में जाके ये बातें करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जो हमारा आ रहा है दैट इज अबाउट क्वालिटेटिव सर्च मेथड। इसमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ कि व्हेन यूज लॉन्ग विद द क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड्स कैन हेल्प अस टू interpret and better understand the complex reality of the given situation and the implication of the quantitative data। ये बात सही है कि हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम समटाइम ये करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च भी यूज़ कर रहे होते हैं, मेथड भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिव भी यूज़ करते हैं। तो दोनों को जब हम यूज़ करते हैं इसको बेटा कहते हैं मिक्स मेथड। यानी अगर हम क्वालिटेटिव मेथड भी यूज़ करें और क्वांटिटेटिव मेथड, यानी एक रिसर्चर है वो क्वेश्चनर के थ्रू भी डाटा लेता है और इंटरव्यू के थ्रू भी डाटा लेता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मिक्स मेथड। ठीक है, मिक्स मेथड अप्रोच कह लें, मिक्स मेथड कह लें। और इसमें ये होता है कि हमें दोनों के बाज़ ये होता है क्वांटिटेटिव डाटा पहले लेते हैं और उसके बाद क्वालिटेटिव लेते हैं। तो जब हम क्वालिटेटिव बाद में लेंगे तो उसमें ये होगा कि जो क्वालिटेटिव डाटा में बातें स्टूडेंट्स टिक मार्किंग करते हैं क्वेश्चनर्स पे, वो हमें पता चलेगा किस हद तक वो बातें वही कर रहे हैं जो उन्होंने क्वेश्चनर पे जो बातें की थी इंटरव्यू में, वही बातें बता रहे हैं या मुख्तलिफ बता रहे हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो जब हम डाटा लेते हैं क्वेश्चनर के थ्रू तो स्टूडेंट्स पढ़े बगैर जो है ना वो टिके लगा देते हैं, टीचर्स भी बगैर पढ़े टिके लगा देते हैं। तो कई दफ़ा डाटा हमारे पास ऐसा जो सा डाटा आता है समझ नहीं आ रही होती कि क्या इसका किया जाए, तो उसकी जो क्लैरिटी है फिर हमें उसके लिए क्वालिटेटिव से साथ में इंटरव्यू करने पड़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वाकई ही जो बात क्वांटिटेटिव फॉर्म में उन्होंने हमें क्वेश्चन में करके दिया वो बातें हकीकत हैं और किस हद तक वो बातें ठीक हैं, दुरुस्त है। तो इस चीज़ को हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं कि हम ट्रायंगुलेट करते हैं अपने स्टडी को, कि पहले की जो फाइंडिंग्स हैं उनको दूसरे मेथड की फाइंडिंग से देखते हैं, मिलाकर स्टडी करने की समझने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक ये लाइन है और किस हद तक ये डिफरेंट है। और अगर हम देखें तो आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, फोकस ग्रुप्स हैं। ये 3 तरह की इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं आपके नोट्स में कि यहाँ तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसकी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्ट ऑफ नोटिंग, कि जिसमें हम नोट्स लेते हैं या एक्टिव नोटिंग होता है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं, सी कर रहे होते हैं और अपने पास एक ऑब्जर्वेशन शीट होती है, उस पर हम पहले से ही सारे वेरिएबल्स को यानी एक डिफरेंट जो भी हमारे स्केल्स होते हैं, ज़्यादातर डायकोटोमस स्केल होता है उसमें हम यस नो करते हैं, या फिर लिकट स्केल होता है जिसमें 5 आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, एग्री, डिसएग्री, हाईली एग्री, हाईली डिसएग्री और इसमें डिस अनडिसाइडेड, इस तरह से 5 वैल्यूज़ होती हैं स्केल के अंदर जिनकी इक्वली स्पेस होती है। तो वो 5 लिकट स्केल हो सकता है, 7 पॉइंट स्केल हो सकता है, 9 पॉइंट स्केल हो सकता है। तो एनी हाउ जो जिस स्केल पे भी आपको ऑब्जर्वेशन शीट है उसको आप मेजर करते जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड है वो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ है कि आप इंटरव्यूज़ करें और इन फिर वर्ड यूज़ हुआ इन डेप्थ कि आप उसमें असल तहकीक करें कि भाई ये बातें किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक नहीं है। समटाइम हम फोकस ग्रुप करते हैं, ये भी इंटरव्यू की ही एडवांस फॉर्म है, लेकिन फ़र्क ये होता है फोकस ग्रुप्स में कि आप 5, 6, 7, 8 लोगों को इकट्ठा बिठाते हैं और एक क्वेश्चन उनके सामने पोज करते हैं, वो उस पर डिस्कस करते हैं, आप उसको नोट करते हैं, आप उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते हैं। वो लोग खुद ही इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे होते हैं जो आपने एज अ सच क्वेश्चन पोज करना होता है। आप सिर्फ उसके नोट्स लेते हैं और नोट्स लेने के बाद उसको एनालाइज करते हैं कि मेजॉरिटी क्या कह रही है या किस चीज़ से एग्री कर रही है, किस चीज़ से डिसएग्री करती है। तो समटाइम एक जो पर्सन होता है वो एक ही होता है, लेकिन जब वो दूसरों से मिलकर कोई रिप्लाई कर रहा होता है तो उसका समटाइम वो फेवर में होता है, समटाइम डिसफेवर में होता है, समटाइम उसके माइंड में क्लैरिटी होती है, समटाइम नहीं क्लैरिटी होती। तो वो अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो जनरेट होता है कि हमें किस तरफ मूव करना चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है जब हम एक फोकस ग्रुप डिस्कशन में करते हैं। लेकिन फोकस ग्रुप डिस्कशन आप बेटा वहीं कर सकते हैं जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हों और सबके वही एक्सपीरियंसेस हों, वेरिड एक्सपीरियंसेस ना हो, ताकि लाइक चीज़ें प्रोड्यूस हों। तो अगर हम मुख्तलिफ लोगों को लेंगे जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है फिर इसका फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो एक ही ग्रुप जो होता है वो एक तरह की ही प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए उनके एक्सपीरियंसेस उन्हीं प्रॉब्लम के रिलेटेड होने चाहिए जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड्स आर टिपिकली मोर फ्लेक्सिबल, यानी इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। आपका जो इंटरव्यू है ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें आपने 20 क्वेश्चन लिखे हैं तो आप 20 ही पूछेंगे, 21वां क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप। जैसे क्वेश्चनर में आपने कभी फिल किया हो तो क्वेश्चनर भी वैसे ही होता है, उसमें से लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, उसको आप स्केल के अगेंस्ट मेजर करते हैं, टिके लगाते जाते हैं। उसमें आप समटाइम ओपन एंड क्वेश्चन के तौर पे तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लेकिन ओवरऑल आपने वही टिक मार्क करना होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन इंटरव्यू में मोस्टली हम सेमी स्ट्रक्चर करते हैं ताकि हो सकता है
कि जो पार्टिसिपेंट है उसके माइंड में कोई और बात चल रही हो और हमने वो बात ना परसीव की हो, या हमारे माइंड में वो हमने कंसीव ना आइडिया किया हो, तो लेकिन उसके माइंड में कोई चीज़ ऐसी हो तो वो बताना चाह रहा हो, तो आप उसके रिलेटेड कोई और स्मॉल सा क्वेश्चन बना लेते हैं जो टाइम बीइंग आपके जहन में आता है। आप उस पर मज़ीद डिस्कशन एक्सप्लोर करने के लिए मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है, फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव मेथड्स आस्क मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट आर नॉट नेसेसरली वर्डेड in exactly the same way in each participant. With open-ended question, participants are free to respond in their own words, and these responses tend to be more flexible than simply say yes or no. यानी यहाँ पे भी ये बात कही है उन्होंने, जो मैंने पहले एक्सप्रेस कर चुका हूँ आपसे। अच्छा, इसमें ये तो है 3 मेथड यहाँ पे जिन्होंने बात की, पार्टिसिपेशन का, इंटरव्यू का और फोकस ग्रुप डिस्कशन का। तो मैं तो आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना वो अपनी स्टडी में मोस्टली जो पहला मेथड है, अगर हो सकता तो करें, नहीं हो सकता तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो इंटरव्यू ही है। आप फिर अपने इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस बनाएँ, स्केड्यूल बनाएँ और उसके मुताबिक फिर डाटा कलेक्ट करके उसका एनालाइज़ करके अपनी स्टडी का हिस्सा बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। अभी ये ओपन हो रही है मेरे ख्याल में आपके पास। ओके, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हमें बताया गया है कि आपकी जो, जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं, चले हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्वालिटेटिव सर्च करनी है, तो क्वालिटेटिव सर्च में सैम्पलिंग कैसे करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग है वो पर्पसिव सैम्पलिंग है, जो आप लिखेंगे यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने जो टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज़ करनी है वो क्या लिखनी है, पर्पसिव लिखनी है। ये बात मेरी सब गौर से सुन लें कि जब हमने अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो सैम्पलिंग की जो टेक्निक है उसमें हम लिखेंगे द सैंपल वाज सिलेक्टेड थ्रू पर्पसिव सैम्पलिंग। ये स्टेटमेंट सब हर कोई लिखेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास नोट्स लें प्लीज़, आप लोग, आपके पास कॉपी डायरी होनी चाहिए कि सर क्या बात आपसे कर रहे हैं। तो आप लोग अपने सैंपल सॉरी सॉर्ट ऑफ जो भी आपका प्रपोजल है उसमें लिखेंगे द सैंपल विल बी सिलेक्टेड थ्रू पर्पसिव सैम्पलिंग। इसकी रीज़न बताता हूँ कि पर्पसिव सैम्पलिंग होती क्या है। देखिए, पर्पसिव सैम्पलिंग वो होती है व्हेन वी सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ सैंपल विद सम पर्पस, विद सम ऑब्जेक्टिविटी, कि हमारे माइंड में एक आइडिया होता है कि भाई ये चीज़ होगी, इस मकसद के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि हमने डाटा लेना है ऐसे स्टूडेंट जो कि लो ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, जिनके अचीवमेंट लेवल लो है। तो हमारे जहन में ये आइडिया है कि हमने सिर्फ उन्हीं से डाटा लेना है जिनके जो मार्क्स हैं वो 50% से कम है, ये लो अचीवर्स हैं, और इन्हीं से हमने डाटा लेना है। तो इसका मतलब है कि ये एक पर्पसिव आपके पास सैंपल है। इसमें वो लोग शामिल नहीं हो सकते जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, 60% हैं, 70% है, 80%, उनको हम, उनसे हम इंटरव्यू नहीं करेंगे, उनको हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आप सैंपल लेते हैं तो पहली बात तो इसमें एक छोटी सी डिस्कशन है कि सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होती है। देखिए, पॉपुलेशन होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल that have distinct sort of characteristics, that those people or group of people who share distinct characteristics together। यानी एक ऐसा ग्रुप होता है आपके लोगों का, हो सकता है जिसमें स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है या टीचर्स का ग्रुप हो सकता है, जिनका कोई ना कोई चीज़ मुतफिक होती है, यानी वो चीज़ ऐसी कंबाइन होती है सब में कि वो हमारा पॉपुलेशन बनता है। जैसे हम कहते हैं 5 ग्रेड स्टूडेंट, तो इट मीन्स कि हम 6 ग्रेड की बात नहीं कर रहे, हम 4 ग्रेड की बात नहीं कर रहे। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स की, तो प्राइमरी स्कूल्स में आप फिर एलिमेंट्री स्कूल को शामिल नहीं करेंगे, आप फिर हाई स्कूल को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप सैंपल की बात कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो जो आप पॉपुलेशन डिक्लेयर करते हैं, अगर आप बात करते हैं जी प्राइमरी स्कूल टीचर्स, तो वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स ही होंगे जिनसे आप डाटा लेंगे। आप मिडिल के टीचर्स जो टीचिंग करते हैं उनसे डाटा नहीं ले सकते हैं, आप हाई स्कूल के जो टीचर उनसे डाटा नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ यानी जब हम एक पॉपुलेशन को डिसाइड कर रहे होते हैं, एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इसे एक फ्रेम आउट कर रहे होते हैं, फ्रेम के अंदर डाल रहे होते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, जो भी कोई चीज़ हो उसको हम फिर कहेंगे, चाहे वो नंबर ऑफ स्कूल्स हों, नंबर ऑफ कॉलेजेस हों, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो पब्लिक की बात करते हैं चाहे प्राइवेट की बात करते हैं, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को हम फॉलो करेंगे, जिसको हम डिसाइड कर लेते हैं। और उसी में से बेटा फिर बाद में सैंपल ड्राइव किया जाता है। सैंपल जो होता है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड इट रिप्रेजेंट्स अ पॉपुलेशन। चूंकि सारी पॉपुलेशन से तो हम डाटा नहीं ले सकते। अगर आप बात करते हैं जी सर हमने 5वें स्केल के स्टूडेंट्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट करना है अपनी तहसील से, जहाँ पे जहाँ हमारा घर है, तो आप देखें आपकी तहसील के अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्कूल होंगे जिसमें 5वें लेवल के बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो बेटा हम सबसे नहीं डाटा कलेक्ट कर सकते,
ठीक है, तो इसमें आप ये भी देखिए कि तहसील की अगर बात कर रहे हैं तो फिर तहसील का ही आपका पॉपुलेशन होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पॉपुलेशन होगा। अगर आप प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो आपका जो पॉपुलेशन है वो प्रोविंस लेवल पे होगी। अगर आप कंट्री लेवल की, पाकिस्तान लेवल की बात करें तो फिर आपकी पूरी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान होगी। तो इसलिए हम पूरी जो पॉपुलेशन होती है कभी भी हज़ारों या लाखों की तादाद में जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, उनमें जो भी हमारी सब्जेक्ट होती है उससे हम डाटा नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिसर्च के लिए एक मखसूस नंबर फिक्स कर लेते हैं जिनसे हमने काम चलाना होता है, रिसर्च करनी होती है। तो क्वान्टिटी स्टडीज़ में तो ये नंबर बड़ा होता है, मैं फिर कह रहा हूँ क्वान्टिटीज़ में ये नंबर बड़ा होता है। जब कोरिलेशन स्टडी करते हैं या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडी को क्वांटिटी फॉर्म में करते हैं या काजल कंपैरेटिव करते हैं, तो इन इन तमाम तरह की स्टडीज़ में आपका जो सैंपल होता है वो 100 प्लस होता है, 200 प्लस होता है, 300 प्लस होता है। यानी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 से अबव होती है। चूँकि इसका पॉपुलेशन बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो हज़ारों में भी हो सकता है, सैकड़ों में भी हो सकता है। लेकिन जो आपकी बेटा क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपके मिनिमम जो लोग हैं वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वैसे मोस्टली तो 7-8 भी रिकमेंडेड है। तो आप 7-8 लोगों से डाटा ले लें, 10 से ले लें, 12 से ले लें, 20 से ले लें, 30 से ले लें। तो इसमें इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बहुत बड़े ग्रुप से या बहुत बड़े सैंपल से डाटा लेने हैं। तो इसलिए हम हमेशा जो पर्पसिव सैम्पलिंग है उसको यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ जो स्टूडेंट्स हैं या फ़लाँ टीचर्स हैं, उनको इस मकसद के थ्रू हम इसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर आप 5वीं ग्रेड के बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप किसी ख़ास पर्पज़ के लिए उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको फिर पर्पसिव सैम्पलिंग का नाम दिया जाता है। ऐसे बेटा कोटा सैम्पलिंग है। कोटा में तो डेफ़िनेटली आप शामिल करते हैं कि कितने लोग जो हैं मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे, कितने स्कूल पब्लिक होंगे, कितने प्राइवेट होंगे, कोटा उसमें आ जाता है। तो कोटा सैम्पलिंग हम कम यूज़ करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये मोस्टली जो आपकी वैल्यूएटिव स्टडीज़ होती हैं उसमें ये यूज़ होती हैं, जब आपके स्टूडेंट पढ़ के जा चुके होते हैं तो उसमें फिर स्नोबॉल करते हैं। चूँकि वो लोग यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाते हैं, कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं, स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको ट्रेस आउट करना मुश्किल हो जाता है। मसलन ये है कि मसलन जिन लोगों ने आज से किसी भी ख़ास स्कूल में आज से 5 साल पहले मैट्रिक किया, हमने उनसे डाटा लेना है, तो ज़ाहिर बात है कि उनको फिर ट्रेस आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम एक को ट्रेस आउट करते हैं, एक से फिर हम पूछते हैं भी आपका राब्ता किन-किन से है, वो बताते हैं फ़लाँ-फ़लाँ से है। तो इस तरह से उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है। फिर उनसे पूछते हैं आपका राब्ता किस-किस से है, वो भी 2-4 का नाम लेते हैं, फिर उनसे अटैचमेंट हो जाती है। तो जैसे एक बर्फ़ का गोला जो स्नोबॉल होता है वो रोल करता हुआ एक बर्फ़ानी इलाके से नीचे आता है तो वो बड़ा होता जाता है। एक फिनोमेना है ना कि एक बर्फ़ का गोला जब रोल कर रहा होता है, बर्फ़ वो स्नोबॉल, तो जब वो रोल कर रहा होता है तो जैसे-जैसे वो नीचे आता है पहाड़ी से चोटी से, तो नीचे आते ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे स्नोबॉल होता है कि आप एक बंदा आपको मिलता है, एक स्टूडेंट मिलता है, फिर 1 से कई मिलते हैं, 2 मिलते हैं, 2 से 4 मिलते हैं, 4 से 8 मिलते हैं। ऐसे मल्टीपल आपको स्टूडेंट जो है ना वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो रिसर्च है, रिव्यू का या वैल्यूएशन का वो अचीव हो जाता है। अच्छा, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं आगे इसमें। डेफिनेटली जब आप बात करते हैं क्वालिटेटिव सर्च की, इसके कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कि एक तो ये इसमें डाटा एक्यूरेसी आती है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पोज करते हैं, डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स मिलता है, नेचुरल सेटिंग होती है, ठीक है? और आपके जो प्रॉब्लम्स और फ्यूज नॉट एट होम, फॉल्स रिस्पॉन्स, नॉर कॉपरेशन और एब्सेंट, ये नहीं, ये होता है कि जो आप क्वेश्चनर में देखते हैं कि बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं, बहुत सारे आपके फिलिंग बच्चे फिल नहीं करके देते आपको क्वेश्चनर में, ठीक है? और इसमें यानी रिकॉल एरर कोई नहीं है, आपको फ़ौरन आप जब बात कर रहे होते हैं तो फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग अ स्टोर, स्टडिंग चिल्ड्रन बिहेवियर। अच्छा, लिमिटेशन क्या है कि इसमें टाइम ज़रूर कंज्यूम होता है, चूँकि आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, आपके पास एक स्केड्यूल होता है, आपने 15-20 मिनट दूसरे से बात करनी होती है, आपने 15-20 लोगों को इंट्रोड्यूस करने होते हैं, तो टाइम टेकिंग है नो डाउट। और सम टाइम मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, तो ये भी होता है कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं होते, वो प्रॉपर्ली वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उस फिनोमेना को जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं। और डिफ़िकल्टी इन डिटरमिनिंग रूट कॉज़ ऑफ द बिहेवियर, और ये भी समझ नहीं आती समटाइम कि जो हम मेजर कर रहे हैं, इसकी जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह वही है जिसको हम जानना चाह रहे हैं, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा इसमें आ जाता है। आपने जो बेटा करना है वो यही है कि राइट अ टेंटेटिव रिसर्च प्रपोज़ल, जो हमने एक रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो बनाना है इसके ऊपर, ठीक है? उसमें हमें बताना है कि हमारा ये टॉपिक है, इंटेंसिव पार्टिसिपेशन इन द फील्ड सेटिंग, और कलेक्ट डिटेल डाटा फ्रॉम द फील्ड एक्टिविटीज, सिंथेसाइज एंड रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द फील्ड, एंड राइट द रिसर्च रिपोर्ट।
तो आपकी इसी तरह से ये होता है कि सबसे पहले हम रिसर्च प्लान बनाते हैं, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं, सिनॉप्सिस भी कहते हैं। और फिर जब आप वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद जो अगला काम आपने करना होता है, वो फिर आपने फील्ड में जाके वो वर्क करना है जो जिसमें हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, और अपना जो सब्जेक्ट है यानी सैम्पल है उसे डिटरमिन करके उनसे जो भी हमने ऑब्जर्वेशन करनी है या इंट्रोड्यूस करने हैं या फोकस ग्रुप डिस्कशन है वो करनी है, तो वो हमने उसके उसकी सेटिंग में जाना है रियल फील्ड में। और उसके बाद फिर डाटा कलेक्शन करनी है। डाटा कलेक्शन करने के बाद हमने उसको एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है कि इससे क्या मतलब आ रहा है, और फिर आखिर में हमने अपनी रिपोर्ट राइटिंग की तरफ मूव करना है कि रिपोर्ट राइटिंग वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताई थी, क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपको ज़रूर इश्यूज आएंगे जब आप ये काम करेंगे। गेनिंग एंट्री, contacting potential research participants, selecting participant, enhancing validity and reducing bias, leaving the field। तो ये कुछ इश्यूज आते हैं आपको कि जब आप फील्ड में जाते हैं फर्स्ट टाइम एज अ रिसर्चर, तो आपको कई दफ़ा बड़ा मसला होता है हमें कि जब हम जब मतलब मैं मेल हूँ, मैंने फीमेल स्कूल में जाकर ऑब्जर्वेशन करनी है, तो वो मुझे नहीं अलाउ करेंगे। तो ये इस तरह के इश्यूज होते हैं कि गेनिंग एंट्री, तो जो एंट्री है उसमें आपको एक्सेस में मतलब प्राइवेट सेक्टर है उसमें मुझे कहता हूँ जी मैंने ये काम करना है, मुझे नहीं अलाउ करते हैं। तो इसमें समटाइम टीचर जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे होते, समटाइम स्टूडेंट कॉपरेट नहीं कर रहे होते। तो गेनिंग एंट्री एक इशू है कि जब आप फर्स्ट टाइम को काम करते हैं या कहीं भी काम करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी जगह पे आपको एक्सेप्टेंस होगी, बहुत सारी जगहों पे आपको रिफ्यूज़ल भी हो सकती है। और ये कि जिससे हमने डाटा लेना है ख़ासतौर पे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो हमें वो रिस्पॉन्डेंट चाहिए जिनके एक्सपीरियंसेस हों और वो इस बारे में बात कर सकें। और इसमें हमें मसला आता है सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स में हमें इश्यूज़ आते हैं कि किन पार्टिसिपेंट से हमने डाटा कलेक्ट करना है। और फिर जो हमारा अपनी रिसर्च की ओवरऑल वैलिडिटी है, उसका जो एक्सेप्टेंस लेवल है उसको बरकरार रखने में हमें इश्यूज़ आते हैं। समटाइम खुद बायस होते हैं एज अ रिसर्चर, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, कोई टॉपिक अच्छा लग रहा होता है, कोई कंस्ट्रक्ट अच्छा लग रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसी फॉर्मेट में आ जाएं। जैसे हमारे पास ये काफ़ी सारे अभी आपके पास है ना, ये काफ़ी सारे थीम्स हैं, ये सब थीम्स हैं वेल स्टूडेंट्स वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें आप जिस थीम को आप रिसर्च कर रहे हैं, वो थीम आपको इतना अपील कर गया एज अ रिसर्चर, तो आप पहले से बाइस है कि जी मैंने तो रिजल्ट पॉजिटिव ही देने, मैंने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने। तो इस तरह से बाज़ हो जाता है। और लिविंग द फील्ड भी इटसेल्फ इज़ अ समटाइम प्रॉब्लमेटिक कि हम क्या वही काम करके निकले हैं जो हमने मेल करना था या हम कर सकते थे। तो ये इसमें होता है। और जो इसमें एक चीज़ बेटा मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, एक मेथड है जिसे हम कहते हैं, अच्छा मैं ना इसकी ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी मैं चेक कर रहा हूँ पब्लिक चैट आपकी। ठीक है, आई विल शेयर द वीडियो। मैं आपके साथ ना इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो भी ये वीडियो है इसकी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को फिर लाजमी वॉच कर लीजिएगा। फिर उसमें आपको ना, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है कि आपके जो वॉइस इश्यूज़ हैं जहाँ पे सिग्नल्स, जहाँ बारिश हो रही है या मौसम जो है वो ज़्यादा क्लाउडी है या जहाँ पे सिग्नल वीक हैं या मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ज़ाहिर बात है वहाँ पे तो इश्यूज़ रहेंगे शायद, वो हम इस तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके मुतबादल या सब्स्टिट्यूट के तौर पे मैं यही कर सकता हूँ कि आपके साथ जो मैं जो बातें कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपसे शेयर कर दूँ, ताकि आपको वही बातें जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा लेक्चर है इसमें मैं डिस्कशन तो कर नहीं रहा, ज़ाहिर सी बात है। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं खुद ही अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस लेवल पे आए जिस लेवल में मैं चाहता हूँ, और आपको कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो इसमें एक बेटा चीज़ है जिसे हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट एनालिसिस। अगर आप ये स्लाइड जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसकी तरफ वापस आएँ, ये भी वापस आता हूँ मैं। तो ये अच्छा, ये जो शेयरिंग है बेटा मैंने ग्रुप में करनी है, ठीक है, कहीं और नहीं करनी। ये ना समझिएगा कि मैंने कहीं और ग्रुप में, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपके साथ शेयरिंग करूँगा। ये मैं अगर यूट्यूब पे लिंक अपडेट करता हूँ तो वहाँ पे आपको बेटा मिल जाएगा। अब ये एक स्टूडेंट है, उसका मैसेज आया, लॉगिन नहीं हो रहा, तो बेटा इसमें आपको टेक्निकल स्टाफ से रिपोर्ट करें, मुझे इस सिस्टम के बारे में नहीं पता, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता इस बारे में। तो इसमें यही होता है कि जब आप एक कॉमन क्वालिटेटिव सर्च करते हैं उसमें बेटा डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं, एक्शन सर्च करते हैं,
और फील्ड रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वालिटेटिव वैल्यूएशन रिसर्च करते हैं, सिंगल केस एनालिसिस करते हैं। ये सारे रिसर्च डिज़ाइन हो सकते हैं जो हम करते हैं। तो इसमें हमने जो चूज़ करना है वो एक्शन सर्च है, और इसमें वैसे आपको जो कंटेंट एनालिसिस है वो भी अलाउ किया गया है। कंटेंट एनालिसिस बेटा ये होता है कि आप किसी कंटेंट को स्टडी करते हैं पर्पसफुली, अपने उसमें एक रिसर्च टॉपिक बना लेते हैं उस कंटेंट से रिलेटेड, फिर ये देखते हैं कि क्या वो चीज़ें आपके कंटेंट में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। या आपकी जैसे बुक है 5वीं ग्रेड की, उसमें हम ये जो हमारी सब थीम्स हैं उसको हम स्टडी करना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स वेल बीइंग की थीम है, इसके अंदर जितनी सब थीम्स हैं इसमें से कोई एक थीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको फिर हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है हमारे करिकुलम के अंदर कि नहीं करती, और किस किस सब्जेक्ट में कर रही हो, कितना कितना कर रही है। तो इस चीज़ को बेटा हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये वैसे आपको लॉ किया गया है, लेकिन इसको फेवरेबल कंडीशन में नहीं किया गया। ये कहा गया है लेटर में, आपके जो यहाँ पे लेटर है, कि आप इसको कर सकते हैं अदर देन एक्शन सर्च। आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी एक्शन सर्च टॉपिक पे, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आपके लिए लाभ हाला कोई और चारा नहीं है। आप दूसरी स्टडी बिल्कुल नहीं कर सकते, आप सैंपल आपके पास नहीं है, आप फील्ड में नहीं जा सकते, वैसे भी आपके पास घर में है तो आपके पास डाटा कलेक्शन का कोई और सोर्स नहीं है। तो उस सूरत में हम जो आखिरी काम कर सकते हैं वो ये है कि हम एक बुक ले लें और उसमें से कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल देख लें, और उसको देखें कि वो जो वेरिएबल्स हैं क्या उसके रिलेटेड जो कंटेंट है, जो मटेरियल स्टडी मटेरियल है, को एग्जिस्ट करता है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में, या ओवरऑल करिकुलम में, जितना लेवल पे भी आप करना चाहते हैं। तो फिर हम उसको देखते हैं कि भी जो ये बुक्स है साइंस की, उर्दू की, मैथ की, इंग्लिश की, इसमें जो वैल्यूज़ हैं, ये जो सब थीम इन्होंने दी हैं सेल्फ स्टूडेंट्स वेलबींग के, क्या इसमें से कोई एक थीम खास तौर पे जिसको सेलेक्ट करेंगे वो इस करिकुलम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो कितना करता है, ज़्यादा करता है, कम करता है, फ्रिक्वेंटली करता है, या बस रेयरली करता है, किस लेवल पे करता है वो चीज़। फिर हम रिकमेंड करेंगे कि भाई इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए ताकि बच्चों के अंदर ये जो चेंजेस हैं वो बेहतर तौर पे आ सकें, ठीक है। बस ये जो हम बात करते हैं ना चिल्ड्रंस सेल्फ अवेयरनेस की एंड सेल्फ एफिकेसी की, क्या इसको एज अ टॉपिक करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है, करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे ही सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर अगर हम ले लेते हैं, तो क्या बच्चों को करिकुलम जो है इटसेल्फ क्या कोई ऐसा मैसेज डिलीवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ ऐसे जो भी आपके बुक्स के अंदर लेसन होते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, क्या इसमें कोई ऐसी बात कही जा रही है जिससे बच्चे सेल्फ रेगुलेट हो जाएंगे, उनका बिहेवियर सेल्फ रेगुलेट हो जाएगा, या इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कोई बातें, कोई लेवल कंटेंट एग्जिस्ट करता है जिससे लॉजिकल रीजनिंग बच्चों की बेहतर हो जाएगी, या मेकिंग चॉइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो डिसीजन मेकिंग उनकी बेहतर हो सके। क्या ऐसा करिकुलम के अंदर ऐसी कोई कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं, या फोकस ऑन एफर्ट्स रादर देन एबिलिटी का जो हमारा सब थीम है इसके रिलेटेड कोई करिकुलम हमें सपोर्ट कर रहा हो, या लर्न मास्टरी रादर देन कंटेंट के बारे में कोई बात हो रही हो, या सेल्फ स्टीम के बारे में कर सकते हैं कि सेल्फ स्टीम के बारे में करिकुलम जो बच्चों की सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करने के लिए कोई कंटेंट जो है वो शेयर कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, कहाँ वो बात कर रहा है, वो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ये बात कही जा रही है, कितनी दफ़ा कही जा रही है, कितनी मरतबा कही है, कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रिपीटेड इन द करिकुलम। तो ये बातें जो है हम फिर उसको थॉरोली स्टडी करते हैं और उसके नोट्स लेते हैं, और उसको फिर हम एनालाइज करके बताते हैं कि ये जो करिकुलम है आइदर इट इज़ फिट और नॉट फिट, कि ये जो हम बातें कर रहे हैं सब थीम्स की, एक में भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्टिंग अदर का एक वेरिएबल है, जिसे हम सब थीम कहते हैं, कंस्ट्रक्ट है, उसके बारे में भी देख सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल को भी साथ शामिल कर सकते, तो आप टॉपिक बना लेते हैं कि कंटेंट एनालिसिस ऑफ फिफ्थ क्लास करिकुलम रिलेटेड टू रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड सेल्फ कंट्रोल वैल्यूज टू द चिल्ड्रन। तो इस तरह से आप एक टॉपिक जो है वो बना सकते हैं, चाहे एक सिंगल अगर आपका वेरिएबल है, जैसे रिस्पेक्टिंग अदर्स है, तो आप कह सकते हैं कि कंटेंट एनालिसिस ऑफ फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट्स करिकुलम, या कंटेंट एनालिसिस ऑफ करिकुलम ऑफ फिफ्थ ग्रेड रिलेटेड टू टीचिंग सेल्फ कंट्रोल वैल्यूज, या रिस्पेक्टिंग अदर वैल्यूज, या जो भी आपने सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से ये भी टॉपिक आप कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट फेवरेबल, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली, यानी कि इसको ही हमने फोकस करना है, बल्कि हमने फोकस एक्चुअल सर्च को करना है रादर देन कंटेंट एनालिसिस को। लेकिन कोई किसी वजह से अगर कोई नहीं कर सकता, तो किसी एक वैल्यू को वो करिकुलम किसी भी क्लास के, 8वीं क्लास के या मैट्रिक क्लास के, या आपके जो किसी एक ग्रेड का जो करिकुलम है उसको आप देख सकते हैं, या लेवल देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल लेवल देख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसका स्कोप कितना आपने बढ़ाना है।
तो मेरे ख्याल में तो आपके लेवल पे आपका जो एक ग्रेड है उस पे अगर आप कर लें तो बड़ी बात है। अगर आप इंग्लिश को, उर्दू को, इस्लामियात को करिकुलम में देख लें कि भाई सेल्फ स्टीम जो है उसको टीच किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, या रिस्पेक्टिंग अदर्स की जो वैल्यू है उसको टीच किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो ये बड़ी बात है अगर आप ये काम अपने घर बैठ के कर लेते हैं। ये जो कंटेंट एनालिसिस होता है ये बेटा टेबल वर्क होता है, हम टेबल पे सारे फैसले कर लेते हैं बैठ के कि किस हद तक ये जो काम है वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है। और आखिर में बेटा वो समरी है कि qualitative research has to be with the investigation about people's life experiences, behavior, emotions, and feelings. Or in any research conducted using an observation technique or unstructured questioning, it should not be viewed. बेटा वेट कीजिएगा ज़रा, मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये टॉपिक ना, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। इट शुड नॉट बी व्यूड एज अ कंक्लूसिव रिसर्च, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं ये लाजमी नहीं है कि यही बातें आखिरी हों। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों ही स्टडीज़ बेहतर हैं अगर हम दोनों को यूज़ करें या हम अपने तौर पे बायस ना हों। दे आर व्यूड एज सॉफ्ट अप्रोच। और क्वालिटेटिव अच्छा, ये सारी बातें करने का मकसद बेटा ये है कि हमने बेसिकली अभी जो एक्शन सर्च करनी है उसमें हमने या तो इंटरव्यूज़ करने हैं, या फिर हमने कंटेंट एनालिसिस करना है, या फिर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है। तो इन तीनों मेथड्स को हमने यूज़ करना है। मैं उसको तो प्रेफर नहीं करूँगा जो आपका दूसरा है, तीसरा शुरू में ये मेथड आ रहा था ना आपका, उसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा, जिसमें हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन करनी है, वो तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।